नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम उत्तर लेखन की इस सीरीज में हम अपना सबसे पहला टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है प्रस्तावना। इस टॉपिक के अंतर्गत हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, कितना लिखा जाना चाहिए, मतलब कि यदि 150 शब्द हैं या 250 शब्द का उत्तर मांगा गया है तो उसमें कितनी बड़ी प्रस्तावना होनी भी चाहिए या नहीं, अर्थात सभी प्रश्नों में आवश्यक है क्या। पांचवा विषय है कि किस प्रकार लिखी जानी चाहिए, किस प्रकार लिखी जाए। अगला है शुरुआत कैसे करें। तो आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि प्रस्तावना क्या है। तो देखिए, प्रस्तावना जो है एक किसी भी पूछे गए प्रश्न का या प्रश्नगत विषय का संक्षिप्त विवरण है। प्रश्नगत विषय में क्या क्या हो सकता है। प्रश्नगत विषय में कोई समस्या हो सकती है, कोई स्टैटिक चीज पूछी जा सकती है, जैसे भूगोल की किसी भौगोलिक घटना का विषय में जिक्र हो, किसी पर्वतमाला का जिक्र है, तो इस तरह की चीज हो सकती है। ऐतिहासिक प्रश्न हो सकता है। तो कई तरह के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके हो सकते हैं। कोई सामाजिक, समाज से संबंधित मुद्दा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो भी प्रश्नगत विषय है उसको आप प्रश्न के जो सीमा उत्तर सीमा मांगी गई है उसके अनुसार, उसी के अनुपात में आप एक छोटे शब्दों में, जैसे कि 150 प्रश्न का 150 शब्दों का यदि कोई प्रश्न उत्तर में पूछा गया है तो उसमें आप 30 शब्दों में, 30 से 40 शब्दों में जो है इसको पूर्ण करने की कोशिश करिए। अब अगला प्रश्न क्या है, आवश्यकता क्या है। तो देखिए, इसकी आवश्यकता क्या है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है उसकी एक पृष्ठभूमि या फिर उसकी परिभाषा या फिर कोई डाटा या फिर कोई घटना, ये कोई भी हो सकती है। इससे इससे जब आप शुरुआत करते हैं तो उस विषय की समझ को दर्शाते हैं कि आप उसके विषय में जानते हैं, मतलब आपकी प्रारंभिक समझ उस विषय को लेकर के क्या है। अब आवश्यकता इसलिए है। अब दूसरी चीज आ जाती है, तीसरी चीज आती है कि कितना लिखा जाना चाहिए। तो देखिए, साधारण जो हमारे यूपीएससी से संबंधित प्रश्न है या फिर आयोगों से संबंधित जितने भी प्रश्न है उसमें 150 और 250 दो ही तरह के ऑप्शन होते हैं। तो उसमें आप खुद समझ सकते हैं कि हम लोग जो रेशियो रखते हैं वो लगभग 30-70 का रख सकते हो आप। प्रश्न के अनुसार है, जैसा जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार आप प्रस्तावना को रख सकते हैं। कोई साधारण प्रश्न है जिसमें सिंपली किसी प्रोसेस को, किसी चीज को पूछा गया है, सपोज किसी कृषि से संबंधित कोई विषय है, उस विषय की यदि आप परिभाषा जानते हैं तो आप सीधे उस परिभाषा को शुरुआत कीजिए। या फिर कि FAO के अनुसार या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार इस प्रक्रिया को इस रूप में परिभाषित किया गया है और तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें कि पारिभाषिक परिभाषा से संबंधित चीजों को सीधे परिभाषा से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगला आ जाते हैं कि होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सभी प्रश्नों में अनिवार्य है क्या। तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, ये मैं अपने अनुसार बोल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से वीडियो देखने के बाद खुद तय कर लीजिएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, आज के जो प्रश्नों की प्रवृत्ति जिस प्रकार की हो गई है, देखिए मैं यहाँ से क्वेश्चन पेपर उठाता हूँ। अब इसको हम देखते हैं, एक दो प्रश्नों को हम समझते हैं, उसके बाद अब फिर देखेंगे। अब जैसे एक प्रश्न को, इस प्रश्न को हम देखिए, आप देखिए कि भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। अब ये की प्रश्न आपने देख लिया। अब इसमें ये किसी परिभाषा, कोई परिभाषा लिखी जा सकती है क्या इसमें, नहीं। तो यहाँ परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया कि कब हमें परिभाषा की जरूरत नहीं है। अब जब परिभाषा की जरूरत नहीं है तो क्या प्रस्तावना की भी नहीं लिखी जानी चाहिए, नहीं। इस तरह के उत्तरों को लिखते समय हम प्रस्तावना जो है वो किसी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए करेंगे, जिसमें कि हम थोड़ी सी शुरुआत दे सकें कि जिसमें क्यों का अर्थ आप समझ पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से सिद्ध हो जाए। जैसे अब इसकी शुरुआत हम किस प्रकार कर सकते हैं कि अब एनसीआरबी का सपोज करें, आपके पास एक डेटा है, मुझे कोई डेटा मैं यहाँ नहीं दूंगा, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ किस तरह से लिखा जा सकता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हाल ही में एनसीआरबी द्वारा नव युवतियों में आत्महत्या से संबंधित घटनाओं का
विगत, अब इसमें कोई डेटा होगा, वर्ष में इतने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो कि चिंतनीय है इस तरह से। तो ये इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके बाद भी आप एक दो डेटा इसी से संबंधित, जिसमें कि कार्य स्थल पर शोषण में इतने प्रतिशत है, इतने प्रतिशत आत्महत्या देखी गई, मतलब कि ये एक टाइप भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अब इसकी उसको आगे कैसे और शुरू कर सकते हैं, अब आगे की लाइन कैसे दें, मेन बॉडी में कैसे घूमेंगे, तो उपरोक्त रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण कारणों का भी संज्ञान लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ मेन बॉडी में आप आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मेन बॉडी शुरू करने से पहले एक छोटी मोटी आप कोई एक लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें आपको छोटा मोटा कुछ दो तीन डेटा दे सकते हैं। इसके बाद आप कारणों से संबंधित अब आप नीचे अब आप मेन बॉडी को अपना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। तो मैंने ये समझाया आपको कि हर एक प्रस्तावना में परिभाषा आवश्यक नहीं है, हर एक प्रस्तावना में समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर आवश्यक नहीं है, हर एक प्रस्तावना में कोई रिपोर्ट आवश्यक नहीं है। प्रश्न के अनुसार आप जिस प्रकार का प्रश्न है उस प्रकार की प्रस्तावना को आप शुरू करिए। अब किस प्रकार लिखी जाए, तो मैंने ये भी आपको अभी इसी उसमें समझाया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी कोई ऐतिहासिक प्रश्न है, तो अब 1857 की क्रांति से संबंधित कोई ऐतिहासिक प्रश्न है सपोज करें, तो आप उसको किस प्रकार लिख सकते हैं। इसको इसको थोड़ा सा ऐतिहासिक इतिहा ऐतिहासिक प्रश्न के उत्तर को ऐतिहासिक प्रश्न के उत्तर को इतिहासकार की भाषा के अनुरूप दीजिए। अब मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई समाज शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, तो समाजशास्त्री के अनुरूप दीजिए। अब मैं ये भी आगे के वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसा उत्तर आप लिख रहे हैं, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। विज्ञान से संबंधित विषय है तो वैज्ञानिक भाषा का उपयोग कीजिए, यहाँ आप समाजशास्त्री की भाषा का उपयोग मत कीजिए। अगर कोई प्रश्न जो है वो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, तो उसका उत्तर उस तरह की भाषा में दीजिए। अब मैं ये एक अब यहाँ पर सभी तरह की भाषाओं का उपयोग मैं अभी तो नहीं सिखा सकता है कि वीडियो में, लेकिन हम आने वाले सीरीज जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 2023 से लेकर के पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसका पूरा की प्रस्ताव खुद लाइव लिखेंगे हम लोग। हम उस तरह से नहीं कि पहले से लिख के रख लिया और उसको पढ़ के बता दिया, 3 घंटे में एक वीडियो बनाई और उसको बता दिया, नहीं। मैं आपको यहाँ पर यह भी समझाऊंगा कि एक ही प्रस्ताव मतलब एक ही प्रश्न की प्रस्तावना को आप किस रूप में लिखने में सहज होंगे। अगर आपको कोई ऐतिहासिक घटना ही पता है, तो उस ऐतिहासिक घटना से कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई उससे संबंधित डाटा पता है, तो उस डाटा का कैसे उपयोग किया जा सकता है। आपको किसी महान व्यक्तित्व की कही हुई लाइन याद है, तो उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिख के हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको इस कहूंगा कि आपको प्रश्न से संबंध हमें क्या सब प्रश्न ये है कि क्या साधारण ज्ञान से, यानी कि साधारण पुस्तक जो सभी पढ़ाई करते हैं जिन पुस्तकों से, क्या उनमें दी गई चीजों से भी अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो मैं आपको यही इसमें समझाऊंगा कि एक स्तर तक की भाषा का, एक अच्छी स्तरीय भाषा का उपयोग करके सामान्य ज्ञान से भी, असाधारण ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सामान्य ज्ञान से भी किस प्रकार एक प्रभावी उत्तर लिखा जा सकता है, उसकी हम आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। अब आती है बात शुरुआत कैसे करें। प्रस्तावना की बात मैं यहाँ पे केवल कर रहा हूँ कि प्रस्तावना की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना सबसे पहले तो एक संक्षिप्त विवरण है। क्या हेडिंग डालना जरूरी है, कुछ लोग ये पूछते हैं क्या प्रस्तावना का हेडिंग डालना जरूरी है। मैं कहूंगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रस्तावना ना लिख करके, प्रस्तावना ये छोटी क्लास को, छोटी कक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको उस तरह का दर्शाया जाता है। तो आप ये अवॉइड करें कि आप ये प्रस्तावना या इस तरह के हेडिंग को ना डालें, निष्कर्ष इस तरह के हेडिंग्स का उपयोग ना करें। बजाय उसके आप पैरा चेंज करने का प्रैक्टिस डालिए। जैसे ये कॉपी है, तिरछी लाइन है, सॉरी सीधी कर देता हूँ चलो इसे, कि अब आपने प्रस्तावना उत्तर का लेखन किस प्रकार शुरू किया, कि आपने एक उत्तर यहां से शुरू किया, तो अब आपने ये प्रस्तावना आपकी यहाँ खत्म हुई। तो अब अगला जब आप शुरू करें लाइन, तो आप यहाँ से शुरू करें, थोड़ा सा लिखें। इसके बाद आप कोई डेटा, कोई चार्ट, कोई फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम, भारत का नक्शा बना करके कुछ तो कोशिश करें कि वो इस पैटर्न में ही रहे। अब यहाँ पर आए, इसके बाद आप उसका उसमें जो भी आपने फीड्स डाले हैं, जो भी आपने फीड डाले हैं उनको चित्रण करके, इसके बाद आप फिर बॉडी को शुरू करें, बॉडी लिखें। इसके बाद आप बॉडी लिखें, बॉडी पार्ट पर आए यानी मुख्य भाग पर आए, और मुख्य भाग में आप कोशिश करें कि कम से कम यदि पॉइंट्स, यदि बिंदुओं में उत्तर लिखा जा सकता है तो बिंदुगत उत्तर जरूर लिखें। और उन बिंदुओं में भी कुछ
तीन चार बिंदुओं को बनाने की कोशिश करें, सभी प्रश्नों में नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं, मैं बताऊंगा, उसके बाद आप निष्कर्ष पर आए। तो ये यही पैटर्न आपको मोर और लेस सारे उत्तरों में रखना चाहिए। अब फिर मैं ये कहूंगा कि ये सभी 100% सब में यही काम करेगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। हम देखेंगे कि प्रश्न के अनुसार बल, लेकिन ये जरूर है ये 70% प्रश्नों के उत्तर में यही पैटर्न आप फॉलो कीजिए, ये काफी प्रभावी है। अब कुछ एक 30% में आप केवल बिंदुओं में उत्तर लिख सकते हैं। अब एक चीज का मैं जो जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र आपको जो करना चाह रहा था, इस पूरे वीडियो का जो मैं सार लास्ट में आपको दूंगा कि निष्कर्ष क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। देखिए, सबसे पहले तो भाषा स्तरीय होनी चाहिए। अब स्तरीय भाषा का क्या मतलब है? स्तरीय भाषा का मतलब ये है कि आप साधारण बोलचाल की भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। उत्तर की शुरुआत अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि प्रस्तावना, आपको उस पूरे उत्तर में जो भी, सपोज करें उस पूरे उत्तर में आपको 3 डेटा पता है, एक कहावत पता है, और एक नक्शा भी पता है, नक्शे में आप कुछ दिखाना चाहते हैं, तो क्या हम सबका उपयोग करते हैं? मैं कहूंगा नहीं। आप कोशिश करें कि या तो नक्शा और डेटा, अगर समय अलाउ करता है, क्योंकि आपके पास 7 से 8 ही मिनट है, इन्हीं में सब कुछ करना है। तो अब इन 3 डेटाज में एक डेटा या फिर एक कोई तथ्य का उपयोग आप प्रस्तावना की शुरुआत में ही कर दीजिए। इससे क्या होगा कि प्रभाव शुरू से ही हाई हो जाता है, जो मूल्यांकन करता होता है उसका प्रभाव, उस पर प्रभाव शुरुआत में ही हाई हो जाता है। और बाकी 2 डेटा का उपयोग आप बाद में कर सकते हैं, मध्य भाग में कर सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जो आपको उस उत्तर में जो भी 2 या 3 चीजें सबसे अच्छी आती हों, उनमें कोई एक चीज का उपयोग आप प्रस्तावना में अवश्य करिए। अब वो कैसे करेंगे, कि कोई सर हम कोई डेटा है तो उसको हम कैसे प्रस्तावना डालें, वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि हम कैसे करेंगे, कैसे भाषा बनाई जाती है। प्रश्न के प्रकार किस किस प्रकार के, यहाँ मैं कुछ प्रकारों का जिक्र आपको कर देता हूँ। सबसे पहले तो, अब आजकल जो एक तरह के प्रश्नों का चलन चला है यूपीएससी के द्वारा, वो चला है कि व्यक्तित्व, जो भी महान व्यक्तित्व हैं, गांधी जी, गोपाल गांधी जी, और टैगोर, और इस तरह के जो भी महान व्यक्तित्व हैं, उनके बीच में उनकी जो मूल्य उन्होंने समझाए, उन मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन, आलोचना के संदर्भ में। यानी कि अगर गांधी का शिक्षा को लेकर क्या चिंतन है, और टैगोर का शिक्षा को लेकर, या सुभाष चंद्र बोस का शिक्षा को लेकर क्या चिंतन है, इनमें क्या कोई मतभेद है, सार क्या है, क्या आप समझते हैं, इस तरह के प्रश्नों का आजकल चलन बहुत ज्यादा चल गया है। तो इस तरह के प्रश्नों की शुरुआत हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो देखिए, अब अब गांधी का, सपोज करें गांधी का किसानों से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछा गया जिसमें गांधी किसानों से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, और सपोज करें कि उस तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल का किसानों के प्रति किस प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है। तो आप अब देखिए, प्रश्न इसी तरह के होंगे। तो शुरुआत हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो देखिए कि अब अगर उस तरह का कोई प्रश्न है, तो अब इनकी चंपारण की जो घटना है उसका आप शुरुआत कीजिए कि